हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ साची एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक है हिंदू लॉ से रिलेटेड है और जो हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 का है। ये एक्ट जो है 1956 का है और एक्ट नंबर 32 है। एक्ट नंबर 32 ऑफ 1956 का ये मतलब होता है कि 1956 में जो एक्ट पारित हुआ उसका ये 32वां नंबर है। और ये इसको इनेक्ट कब किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा? तो इसको इनेक्ट किया गया था 25 अगस्त 1956 को इसको इनेक्ट किया गया था। और ये एन एक्ट टू अमेंड, इसका जो हर जैसे कि हर एक्ट का एक प्रेम्बल होता है, अपना प्रेम्बल उसका उद्देशिका होता है कि उसका उद्देश्य इस चीज़ को बनाने का इसका उद्देश्य क्या था। जैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशन का है, आपका हिंदू लॉ का है, मैरिज का है, आपको सक्सेशन का है, सबका एडॉप्शन का दिया हुआ है, तो वैसे ही माइनॉरिटी का भी दिया हुआ है। तो इसका क्या प्रेम्बल है ये अब हम देखते हैं। एन एक्ट to amend and codify certain parts of the law relating to minority and guardianship among Hindu। ये बोलता है कि एन एक्ट टू अमेंड, जो भी एक्ट है जिसको संशोधन किया गया है या इसको संहिताबद्ध किया गया है, वो सर्टेन पार्ट्स ऑफ लॉ रिलेटिंग टू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप, जो भी सर्टेन पार्ट है, कोई निश्चित कोई वैसा पार्ट है जो माइनॉरिटी और गार्जियनशिप का है जो हिंदू के लिए है, उसको अमेंड किया जा सकता है या कोडिफाई किया जा सकता है। तो और इसको इनेक्ट किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा 7th ईयर ऑफ रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया एज फॉलो। ये हमारे रिपब्लिक डे के बाद 7th ईयर में हुआ है कि और ये हुआ है पार्लियामेंट के द्वारा इसको इनेक्ट किया गया। जैसे कि आपको हर सेक्शन में दिखा जाता है कि पहला सेक्शन जो होता है वो शॉर्ट टाइटल और एक्सटेंट ही होता है, वैसे ही हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट में भी इसका पहला सेक्शन जो है शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट है। तो हम अब देखते हैं कि इसका शॉर्ट टाइटल क्या कहता है। तो शॉर्ट टाइटल यह कहता है कि दिस एक्ट में बी कॉल्ड द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। हर एक एक्ट का अपना टाइटल होता है, अपना नाम होता है। तो इस एक्ट का भी नाम दिया गया हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। और ये कहाँ कहाँ एक्सटेंड है, तो इसका एक्सटेंड है आपको उसके पूरा होल ऑफ इंडिया में इसका एक्सटेंड किया गया है। अब वो हिंदू डोमिसाइल टेरिटरीज है उस पर अप्लाई किया गया है। और जो टेरिटरीज के बाहर रह रहे हैं उस पर भी वो है। फिर आपको सेक्शन 2 क्या बोलता है? सेक्शन 2 कहता है एक्ट टू बी सप्लीमेंटल टू द एक्ट ऑफ 8 ऑफ 1890। ये जो हमारा जो गार्जियनशिप एंड वार्ड एक्ट 1890 का जो है, जो एक्ट नंबर 8 ऑफ 1890 है, उस पे भी ये उसके भी पे भी ये मतलब जैसे कि इस उसके बारे में भी ये बताया जा रहा है। और आपको फिर एक्ट नंबर थर्ड क्या है? एक्ट नंबर थर्ड है एप्लीकेशन ऑफ एक्ट। मतलब ये एक्ट जो है किस पे अप्लाई है। तो इस पे आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये माइनॉरिटी में भी यही है। मतलब माइनॉरिटी में तो ये है ही, आपको दिख ही रहा है सामने में। मैरिज में भी ये है, एडॉप्शन में भी ये है, और सक्सेशन में भी एप्लीकेशन ऑफ एक्ट सेम ही है। क्योंकि हिंदू पे जो अप्लाई होगा, हिंदू लॉ पे जो भी के अंदर जो भी अप्लाई होगा, वो सब माइनॉरिटी गार्जियन में, एडॉप्शन में, सक्सेशन में, मैरिज में, सब में अप्लाई होता है। तो वो कौन कौन से हैं? तो हिंदू हिंदू कौन है? पहली बात है कि इसमें हिंदू कौन है, या हिंदू लॉ पे किस पे अप्लाई होगा, ये चीज़ हमको इसमें से पता चलता है, इस सेक्शन से पता चलता है। तो एनी पर्सन हु इज हिंदू by religion in its any form of development including will traveling ज्ञात और follower of ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज और आर्य समाज। इस लाइन्स का इतना ही मतलब है कि ये हिंदू लॉ जो है, वो लॉ जो है वो बाय रिलीजन जो है वो हिंदू लॉ उस पर हिंदू लॉ पे लागू होगा, हिंदू पे लागू होगा। और इसमें जो है डेवलपमेंट, फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट के अंतर्गत जो वेश्याव लिंगायत और वो ये दोनों जा रहे हैं, इस पे भी लागू होगा। और जो फॉलोअर हैं, जो फॉलो करते हैं ब्रह्म समाज को, प्रार्थना समाज को, आर्य समाज को फॉलो करते हैं, ये एक्ट इन पे भी लागू होता है। बी में क्या बोल रहे हैं? ए टू एनी पर्सन हु इज बुद्धिस्ट, जैन, सिख और बैड रिलीजन, जो रिलीजन से बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, सिख हैं, उन पे भी ये एक्ट लागू होता है। To any other person domiciled in the territories to the which the act extends to who is not a Muslim, Christian, Parsi, Jew by religion, unless it is provided that any such person would not have been governed by the Hindu law or by any custom or usage as a part of the law in respect of any matter dealt with here in if the act has not been passed। ये बोल रहा है कि ये मुस्लिम पे, क्रिश्चियन पे, पारसी पे, ज्यू पे ये लागू नहीं होता है। ठीक है, ये इन सब पे लागू नहीं होता। अब इसके एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं कि एक्सप्लेनेशन क्या कहता है।
कि द फॉलोइंग पर्सन आर बुद्धिस्ट, हिंदू, जैन, सिख, द बाई रिलीजन एज मे बी केस में भी। अगर ये लोग के अंदर अगर ऐसा केस होता है कि कोई मतलब एनी चाइल्ड, वैसा चाइल्ड जिसके जो लेजिटिमेट है या इलेजिटिमेट है, जो वैसे चाइल्ड जो धर्मज हो या अधर्मज हो, जिसके दोनों पेरेंट्स जो हैं हिंदू हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं या सिख हैं, तो वो बाई रिलीजन है, तो वो वैसे चाइल्ड जो हैं वो हिंदू होंगे। इसका ये मतलब है कि वैसा बच्चा जिसके दोनों पापा, फादर मदर दोनों हिंदू हैं, जो जो अगर बुद्धिस्ट भी हैं, जैन भी हैं, सिख भी हैं, वो के रिलीजन के हैं, उनके दोनों पेरेंट्स अगर इन चारों के रिलीजन के हैं, तो वो चाइल्ड पे ये एक्ट लागू होगा। वैसे any child legitimate illegitimate one of whose parents is a Hindu, Buddhist, Jain, Sikh by religion, who is brought up as a member of a tribe, community, group of or family to such parents belong to। इसका मतलब हो रहा है कि जो वैसा चाइल्ड जिसके जो लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, ये इस बात पर ध्यान देना, ये इसमें ये नहीं कह रहा है कि सिर्फ लेजिटिमेट, इलेजिटिमेट को भी इसके अंतर्गत लाया गया है। और वैसे पेरेंट्स के एक पेरेंट्स जो है मतलब जो फादर या मदर कोई भी एक भी हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख रिलीजन के हो, और दूसरे एक अदर रिलीजन के हो, मतलब मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, ज्यू हो, लेकिन उस बच्चे को उसका जो है उसको पालन पोषण जो है हिंदू विधि के तरीका से किया गया है, तो उनको जो है इस एक्ट के अंदर उन पे भी हिंदू लॉ अप्लाई होगा। एनी पर्सन हु इज कन्वर्ट और रिकन्वर्ट टू द हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख रिलीजन, ये एक्ट उन पे भी अप्लाई होगा जो कन्वर्ट होके आए हैं या फिर रिकन्वर्ट होके हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख बने हैं, तो उन पे भी लागू होगा। कन्वर्ट का मतलब है कि मुस्लिम से हिंदू हो गए हो वो, या फिर रिकन्वर्ट का मतलब है पहले हिंदू थे फिर मुस्लिम बन गए फिर हिंदू हो गए, या पहले हिंदू थे फिर आपको क्रिश्चियन बन गए फिर हिंदू हो गए, तो इसको रिकन्वर्जन कहते हैं। वैसे व्यक्ति पे भी ये एक्ट जो है लागू होगा। ये वैसे मतलब जो 25 जो है मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्लास 25 और 36 ऑफ द आर्टिकल 66 के अंतर्गत जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है, वैसे मतलब एरिया जो गजट किया गया हो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, गजट पारित किया होगा या फिर नोटिफिकेशन पारित किया गया होगा, तो वो उस जगह पे भी ये एक्ट लागू हो सकता है। लेकिन ये जो है मतलब शेड्यूल ट्राइब पे जो है गजट होने के बाद ही हो पाएगा। अब हम आ रहे हैं, अब हम आते हैं यहाँ के बाद नेक्स्ट चैप्टर सेक्शन 3 पे। सेक्शन 3 क्या कहता है कि डेफिनेशन क्या है। सेक्शन 3 जो यही था, एप्लीकेशन ऑफ एक्ट था। सेक्शन 4 बोलता है डेफिनेशन क्या बोलता है। तो ये डेफिनेशन क्या है, तो माइनर वही है, माइनर डेफिनेशन इन दिस एक्ट। इस एक्ट का डेफिनेशन क्या है, माइनर पर्सन मीन्स ए पर्सन हु इज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स। माइनर किसको बोलते हैं कि जो मतलब अवयस्कता उसको बोलते हैं, जो व्यक्ति जो है वो 18 साल अपना कंप्लीट नहीं किया हो, जो एक से 17 मतलब 17 साल के 18 साल से कम का एज का हो, उसको माइनर बोलते हैं। गार्जियन किसको बोलते हैं, गार्जियन मीन्स ए पर्सन हु हैविंग द केयर ऑफ द पर्सन ऑफ ए माइनर और हिज प्रॉपर्टी और बोथ ऑफ हिज द पर्सन ऑफ प्रॉपर्टी। वैसे पर्सन को गार्जियन बोल सकते हैं जो माइनर का केयर कर रहा है, समझे, या फिर उसके प्रॉपर्टी का केयर कर रहा है, या उसके पर्सन या प्रॉपर्टी दोनों का केयर कर रहा है, उसको हम गार्जियन बोलते हैं। नेचुरल गार्जियन एक गार्जियन का यहाँ पे चार टाइप से गार्जियन बताया गया है। तो नेचुरल गार्जियन जैसे कि मान लीजिए एक नेचुरल गार्जियन है, एक गार्जियन अपॉइंटेड बाय द विल ऑफ द माइनर्स फादर और मदर। एक वैसे गार्जियन है जिसको जो विल के द्वारा अपॉइंटमेंट किया गया, जिसको टेस्टामेंट्री गार्जियन भी करते हैं। एक जो है आपको डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर किया गया था। एक जो है आपको तो कोर्ट ऑफ वार्ड्स के द्वारा जो है इनेक्ट किया गया है, उसको पावर दिया गया है। आपको अब यहाँ पर आपको बताया गया है सेक्शन 4 के सी में बताया गया कि नेचुरल गार्जियन कौन होता है। तो नेचुरल गार्जियन को जो है सेक्शन आपको 6 में इसको डिफाइन किया गया है, ठीक है। और यहाँ तक आप लोग को कुछ अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग ज़रूर। सेक्शन 5 कहता है ओवर राइडिंग इफेक्ट ऑफ एक्ट। ओवर राइडिंग इफेक्ट ऑफ एक्ट क्या है,
इसमें है कि जो भी कानून जो है, जो भी एक्ट जो है, मतलब जो भी एक्ट जो है पहले था, मतलब जो पहले लागू था और वो अब इसको कॉन्ट्ररी हो रहा है, तो उस चीज़ को लागू, मतलब उस चीज़ को अब नहीं माना जाएगा। जैसे कि कोई भी कस्टम हो जो मतलब जो पहले था, पर वो अब इस चीज़ को कॉन्ट्ररी कर रहा है, मतलब इस चीज़ को जो मतलब अवहेलना कर रहा है, तो उसको जो है हम लोग उस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया। एनी टेक्स्ट और रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदू लॉ और एनी कस्टम और यूजेज एज अ पार्ट ऑफ द लॉ इन द फोर्स ऑफ इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट सीज टू द इफेक्ट ऑफ द, यहाँ पे देख रहे हैं सीज मतलब इसको छीन लिया गया, सीज किया गया, जो भी इनकन्सिस्टेंट है उसको सीज कर लिया गया है। जो जो कमेंसमेंट जो पहले था, जो कंसिस्टेंट हो रहा है, मतलब वो जो अभी अभी के एक्ट से इनकन्सिस्टेंट कर रहा है, तो उसको छीन लिया गया। अब बता रहा है कि सेक्शन 6 में नेचुरल गार्जियन ऑफ ए हिंदू मैनर के नेचुरल गार्जियन कौन है। इसी चीज़ को बताया गया था सेक्शन 4 के सी में, नेचुरल गार्जियन के बारे में बताया था कि उसको डिफाइन किया गया सेक्शन 6 में। अब वही है कि सेक्शन 6 में नेचुरल गार्जियन ऑफ हिंदू मैनर में नेचुरल गार्जियन कौन है। तो नेचुरल गार्जियन ऑफ ए हिंदू मैनर इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनर पर्सन एज वेल एज इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनर्स प्रॉपर्टी। नेचुरल गार्जियन ऑफ हिंदू मैनर्स के वही हैं जो मैनर का और उसके प्रॉपर्टी का, मैनर पर्सन का और उसके साथ साथ उसके प्रॉपर्टी का भी केयर कर रहे हैं, और एक्सक्लूडिंग हिज और हर इन डिवाइडेड इंटरेस्ट इन द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। बस इस चीज़ को जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का डिवाइडेड इंटरेस्ट को जो है इस चीज़ के अलग कर दिया गया है, मतलब तो ये डेफिनेशन से इसको अलग रखा गया है। अब हम लोग को बताना है कि सेक्शन 6 से ए में क्या क्या, जैसे कि उसमें दिया हुआ था कि नेचुरल गार्जियन ऑफ हिंदू मैनर कौन कौन थे, उसके बारे में बताया गया है कि नेचुरल गार्जियन ऑफ हिंदू मैनर इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनर एज वेल पर्सन एज द रिस्पेक्ट ऑफ द मैनर्स प्रॉपर्टी एक्सक्लूडिंग हिज और हर इन डिवाइडेड इंटरेस्ट इन द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। ये तो बताया गया था हमारे सेक्शन 6 के काम सेक्शन 6 में कि गार्जियन वही है जो बच्चे का प्रॉपर्टी का और उसके पर्सन के बॉडी का दोनों का ख्याल रख रहे हैं। बस उसमें अनडिवाइडेड इंटरेस्ट को हटा दिया गया है। एक नॉर्मल सेंस में अगर हम देखते हैं कि हिंदू मैनर में जो है बॉय का केयर कौन करता है, उनके गार्जियन कौन होते हैं, फादर होते हैं, फादर के बाद माँ होती है। अनमैरिड गर्ल में भी होता है कि फादर होते हैं, उसके बाद फादर के बाद ब्रदर, ऐसा देखा जाता है कि भाई हो गया, भाई पापा के बाद भाई हो जाता है, भाई के बाद अगर वो लड़की का शादी हो जाता है, मैरिड हो जाते हैं, तो उसके हस्बैंड गार्जियन बन जाते हैं, गार्जियन बनाया जाता है। या फिर इलेजिटिमेट चाइल्ड होता है, इस चीज़ में इंपॉर्टेंट क्या लगता है कि जो भी चाइल्ड इलेजिटिमेट होते हैं, जो मतलब अधर्मस संतान होते हैं, उनके गार्जियन कौन होते हैं, ये इससे इम्पोर्टेंट ये इससे क्वेश्चन आता है कि अधर्मस संतान के गार्जियन कौन होते हैं। तो उसकी पहले माँ होती है, तब फादर होते हैं। अधर्मस संतान की माँ पहले होती है, फिर उसके बाद फादर होते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इन द केस ऑफ ए बॉय और अनमैरिड गर्ल, द फादर आफ्टर हिम द मदर प्रोवाइडेड दैट द कस्टडी ऑफ ए मैनर हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 5 years सॉल ऑर्डिनरी ही और विद द मदर। यहाँ पे बताया गया कि बॉय या गर्ल का उसके फादर होते, फादर के बाद माँ होती है, और वैसे बच्चा जिसका जो अभी 5 साल से कम का है, उसकी पहले गार्जियन जो उसकी माँ होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि छोटा बच्चा रहता है, उसको अपनी माँ का ज़्यादा ज़रूरत होता है, तो उसको उसकी फर्स्ट गार्जियन माँ ही को रखा गया है। पर उस बच्चे को जो है 5 साल से कम के हैं। और इन द केस ऑफ इलेजिटिमेट बॉय और इलेजिटिमेट अनमैरिड गर्ल, द मदर एंड आफ्टर हिज फादर, उसके बाद पहले माँ है, फिर पापा है। उसके बाद मैरिड गर्ल का गार्जियन कौन है, तो उसके हस्बैंड है। इसमें बताया गया प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शॉल बी इंटाइटल्ड टू एज द नेचुरल गार्जियन ऑफ ए माइनर अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। इस पर यह बताया गया कि वैसे पर्सन नेचुरल गार्जियन नहीं हो सकते हैं माइनर के जो है हिंदू से सीज्ड हो गए हैं, मतलब जिनसे हिंदू से सीज किया गया है, चाहे वो कोई भी मतलब कुछ रीजन होना चाहिए उसके सीज करने का, या फिर वो जो है सन्यासी बन गए हो, मतलब सन्यासी बन गया हो, तो उस व्यक्ति से उनका जो है मतलब हिंदू जो छीन लिया जाता है, जिसकी वजह से, और वो जो है अपने पेरेंट्स मतलब वो जो होते हैं अब वो सीज्ड कर लिया जाता है। और इसका एक्सप्लेनेशन बोलते हैं इन दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन फादर एंड मदर डू नॉट इंक्लूड स्टेप फादर एंड स्टेप मदर। इसमें ये एक्सप्लेन किया गया तो यहाँ पे फादर और मदर का मतलब स्टेप फादर स्टेप मदर नहीं होता। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग ज़रूर पूछें,
और इसके बाद का सेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे।